अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना और आज हमने बात करनी है अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान हुए हुए उस मुआहदे की जो मैंने आपको 3 दिन पहले बताया था कि जब वो एक इंतहाई पेनफुल उनके बकौल, आर्मीनिया के सदर के बकौल, आर्मीनिया के वज़ीर आज़म के बकौल, कि वो एक बहुत ही पेनफुल डिफीट उन्हें तस्लीम करनी पड़ी और ये बाकायदा एक सरेंडर था और बहुत ही सरप्राइजिंगली, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन वो उन्हें करना पड़ा क्योंकि सिचुएशन इस तरह की हो गई थी। क्योंकि जब उन्होंने ऐलान किया और उसके बाद जो अज़रबैजान के सदर हैं उन्होंने बताया कि हाँ जी इस तरह का हो गया सिलसिला, क्योंकि जो आर्मीनिया के रहनुमा थे, ये जो आप देख रहे हैं इनको, ये सारी खुजाते रह गए और इनको कुछ मिला नहीं वहाँ पे और बहुत ही ह्यूमिलेटिंग किस्म की डिफीट जो है वो इनको मिली। अब इसमें तुर्की का जो रोल है वो आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। तुर्की की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक टिल्ट हुआ है बैलेंस उनके हक में, अज़रबैजान के हक में। अब ये जो सूरत-ए-हाल हुई है इसमें आपने देखा था कि एक तरफ जश्न मनाया जा रहा था और दूसरी तरफ वहाँ पे जो आर्मीनिया के लोग हैं वो ज़ाहिर है कि सोग मना रहे थे और इतना ज़्यादा वहाँ पे मुजाहरे और बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ। बल्कि आपको याद होगा कि अभी वो जो स्पीकर थे उनके, आर्मीनिया की असेंबली के स्पीकर थे अरारात मिर्ज़ोयान, उनको उन्होंने लिंच कर दिया। और ये इस तरह के वाक़यात हमें इस तरह नज़र नहीं आते नॉर्मली। इंडिया में तो खैर काफ़ी नज़र आते हैं, लेकिन इस तरह की लिंचिंग होना इस तरह के मुल्क में, ये एक बिल्कुल ही अनहोना सा वाक़या था। और वो लोग चले गए असेंबली के अंदर और असेंबली में आपने वो वीडियोस भी देखी होंगी कि जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे उनको पकड़ा और उनको मारा और फिर मार मार के उनको मार ही दिया। तो अब ये जो सूरत हाल है अब ये देखें कि ये कैसे इन्होंने डेवलप की है, किस तरीके से उन्होंने ये सारा कुछ अचीव किया है। ये मैं समझता हूँ कि एक मॉडर्न हिस्ट्री की एक बहुत ही वेल ऑर्केस्ट्रेटेड और बहुत ही वेल प्लान्ड अगर मिलिट्री स्ट्रेटजी कहा जाए तो ये कम नहीं होगा। क्योंकि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इन्होंने कई सालों से इसकी प्लानिंग की है और जब से इन्हें शिकस्त हुई थी अर्ली 90s में, उसके बाद से लेकर अभी तक ये शिकस्त वो भूले नहीं थे अज़रबैजान के लोग। तो उन्होंने उसकी तैयारी की, अपने रिसोर्सेज बनाए, अपना जो कैस्पियन ऑयल जो था उसको बेच के उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी खरीदी, टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी जो मैन पावर थी उसको बेहतर किया, मिलिट्री स्ट्रेंथ जो थी वो बेहतर की, फिर उसको स्ट्रेटजी में बदला, स्ट्रेटजी को बहुत बेहतर किया। हर लेवल पे हम देख रहे हैं कि जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, जो साइऑप्स जो हैं, उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम दिखाया। और लेकिन जो आज मेरा फोकस है वो ये है कि जिस चीज़ ने पासा पलटा है, उस पासा पलटने का जो मेन फैक्टर है वो एक तो ज़ाहिर है कि ईमानी कैफियत बहुत ही ज़रूरी होती है। उसके साथ साथ जो दुनियावी लिहाज से अगर देखा जाए तो वो एक बहुत बुनियादी फैक्टर था और वो थे ड्रोन्स। ड्रोन्स का जो इस्तेमाल है उसने अज़रबैजान को एक जो क्लियर एडवांटेज है वो दिया है। और इसमें उन्होंने 2 किस्म के जो ड्रोन्स हैं वो यूज़ किए थे। एक तो टर्किश मेड जो एक है बेरैक्टर ये बेरैक्टर TB2 जो है ये तुर्की का बना हुआ है। मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस इसको कहते हैं। मीडियम ऑल्टीट्यूड यानी मीडियम ऑल्टीट्यूड पे जाता है, ये बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। और इसको मेल कहते हैं, MALE, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, लेकिन ज़्यादा देर रह सकता है अपनी फिजा के दरमियान। तो ये एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है जिसको UCAV कहते हैं। और ये उन्होंने यूज़ किया और बहुत ही इफ़ेक्टिवली यूज़ किया। और ये तुर्की जो है वो लीबिया वगैरह में ऑलरेडी यूज़ कर रहा है। और ये एक वहाँ पे जो बेकार कंपनी है, बेकार, हम उर्दू में तो उसको बेकार ही कहते हैं, लेकिन ये इसका वाकई नाम बेकार है। ये उस कंपनी ने टर्किश एयरफोर्स के लिए बनाए हैं ये जो ड्रोन्स हैं। और ये जो ड्रोन्स हैं ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली टर्की ने इस्तेमाल किए और अब अज़रबैजान ने उनका इस्तेमाल जो था वो इंतहाई मौसर अंदाज से उसका इस्तेमाल किया है वहाँ पे आर्मीनिया के खिलाफ।
اب یہ جو بیریکٹر ہے اس کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے کہ اسٹینڈرڈ بیئرر، یعنی ٹرکش لینگویج میں اس کو کہتے ہیں اسٹینڈرڈ بیئرر، اس کا مطلب ایگزیکٹ یہ ہے. لیکن اس کو آپ دیکھیں کہ واقعتاً اس نے اسٹینڈرڈ ایک کریٹ کیا ہے اور ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ کریٹ کیا ہے وارفیئر کی ہسٹری میں کہ جو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ آج کے بعد، اس جنگ کے بعد، اب پورے کا پورا ماڈرن وارفیئر جو ہے اس کی شکل ہی بدل کے رکھ دیا. اب یہ جو ٹرکش یو اے ویز ہیں جو انہوں نے بنائے ہیں ڈرونز، یہ بیسیکلی ایک ٹرکش اسٹوڈنٹ تھا جو MIT سے پڑھا ہوا ہے، اس کا نام تھا سیلجوک بیراکٹر. یہ اس نے بنایا ہے. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو باہر جاتے ہیں، وہاں سے ٹیکنالوجی لیتے ہیں یا پڑھتے ہیں اور پھر اپنے ملک کو آ کے اس کا فائدہ پہنچاتے ہیں. اس میں ہمارے پاکستان کے لیے لوگوں کے لیے بھی ذرا تھوڑا سا سبق ہے، کیونکہ ہمارے کچھ لوگ باہر جا کے تو پھر وہیں کے ہو جاتے ہیں، اور واپس آ کے اس کو اگر کوئی ٹیکنالوجی انہوں نے سیکھی ہے، کوئی اس طرح کی چیز کی ہے، تو ذرا کم ہوتا ہے کہ وہ واپس آ کے اپنے ملک کو بھی اس کا فائدہ پہنچائیں. اس لڑکے نے، سیلجوک بیراکٹر نے، وہاں سے MIT سے ڈگری لی اور پاکستان کہہ رہا ہوں ترکی جا کے اس نے اپنا ایک بہت ہی زبردست قسم کا یہ اپنے کارنامہ انجام دیا اپنے ملک کے لیے. دوسرا جو ڈرون انہوں نے استعمال کیا ہے وہ ہے کیمیکیزی ڈرون. یہ اسرائیل کا بنا ہوا ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں جی اسرائیل نے آذربائیجان کی کیوں مدد کی؟ اسرائیل کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، اسرائیل کی کوئی کمٹمنٹ اس لحاظ سے نہیں ہے. تو انہوں نے یہ جو کیمیکیزی ڈرونز بنائے ہوئے ہیں، کیمیکیزی آپ کو پتہ ہے وہ جاپان کے حوالے سے آپ کو یاد آ گیا ہوگا، سوئسائڈ ڈرونز، اس کا دوسرا نام جو ہے وہ سوئسائڈ ڈرونز ہے. یہ جو ڈرونز ہیں یہ لوئٹرنگ میونیشن یوز کرتے ہیں. لوئٹرنگ کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی جگہ پہ جب آپ اپنا لے کے جاتے ہیں ویپنز جو ہیں، وہاں پہ آپ اس جگہ پہ اس کو رکھتے ہیں، باہر لوئٹرنگ کرواتے ہیں اس سے. وہ سرچ کرتا ہے اپنے ٹارگٹس کو اور پھر جا کے ان کو اٹیک کرتا ہے. یہ اس پورے ٹارگٹ ایریا کے اندر وہ موجود رہتا ہے اور سرچ کرتا رہتا ہے اپنے ٹارگٹس کو، اور پھر جب وہ لوکیٹ کر لیتا ہے تو پھر اس کو جا کے یہ ٹارگٹ کرتا ہے اور مار دیتا ہے. اب یہ ایک ٹیکنالوجی ہے جو کہ اب مختلف افواج جو ہیں وہ اس کو استعمال کر رہی ہیں. اسرائیل میں بھی یہ استعمال ہو رہی ہے، امریکہ وغیرہ میں بھی استعمال ہو رہی ہے، اور روس میں بھی استعمال ہو رہی ہے. اب بیسیکلی یہ جو لوئٹرنگ ٹیکنالوجی ہے یہ آپ کو مدد دیتی ہے کہ جو سلیکٹیو ٹارگٹس ہیں آپ ان میں سے دیکھتے ہیں کہ کون سا موسٹ امپورٹنٹ ٹارگٹ ہے، جس میں سے اگر فار ایگزامپل اگر 15-20 ٹارگٹس ہیں تو اس میں اس نے دیکھنا ہے کہ سلیکٹیو ٹارگٹ کون سا ہے، اس کو وہ ہٹ کرتا ہے. یہ جو اب صورتحال بنی ہے اس کو اب ایکنالج کیا جا رہا ہے ایون امریکہ میں بھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ واشنگٹن پوسٹ میں ایک آرٹیکل چھپا ہے جس کا عنوان ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا عنوان ہے کہ آذربائیجان's drones owned the battlefield in Nagorno-Karabakh and showed future of warfare. یہ رابن ڈکسن کا لکھا ہوا آرٹیکل ہے. اس میں وہ یہ بیسیکلی کہہ رہا ہے کہ اس نے، بلکہ یہ جو ایک انگلش میں ہم کہتے ہیں نا برڈ آئی ویو، اس نے اس کا نام ہی چینج کر دیا، اس نے ایکسپریشن ہی چینج کر دیا، اس نے کہا ڈرونز آئی ویو. تو اس نے کہا کہ یہ جو ڈرونز آئی ویو ہے اس نے بیسیکلی پورے کے پوری جو جنگ تھی کاراباخ کی اس کو پلٹا کے رکھ دیا ہے. اور اس میں اس نے بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے یوز کیے ہیں ڈرونز جو تھے. اس کے بینیفٹس اس نے لکھے ہیں کوئی کیا کیا ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑا ریلیٹیولی لو کاسٹ ڈرونز ہیں، یعنی بیسیکلی $5 ملین کا ایک ڈرون آ جاتا ہے. تو ملک جو ہیں وہ اس طرح کے اگر 15-20 بھی ڈرونز لے لیتے ہیں تو وہ ان کے لیے کافی فیزیبل ہوتا ہے، کیونکہ بجائے اس کے کہ وہ بہت بڑے بلینز ڈالرز جو ہیں وہ استعمال کر کے اپنی ایئر فورسز کو بہتر کریں، تو وہ اس طرح کے ڈرونز استعمال کر کے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ریلیٹیولی لو کاسٹ ہے. پھر یہ جو ٹریڈیشنل ایئر فورسز کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جی اتنی بڑی ٹریڈیشنل ایئر فورس آپ کی ہونی چاہیے اور اتنا تب جا کے آپ اپنی کسی بھی جنگ میں جا سکتے ہیں، تو اس نے یہ چینج کر دیا سارا کچھ. ٹھیک ہے جی. اب دوسرا یہ ہے کہ ڈرونز جو ہے وہ یہ جو ایک لانگ سٹینڈنگ کانفلکٹ ہے اس کو بڑی جلدی ختم کرنے کے لیے ایک بہت ہی مؤثر ہتھیار کے طور پر سامنے. آپ نے دیکھا کہ 44 دنوں کے اندر انہوں نے یہ جنگ جیت کے ان کی ہیومیلیٹنگ ڈیفیٹ ان کو دے کے پرے کیا. اچھا، اب یہ جو سیز فائر ہوئی ہے یہ بہت ہی اگر کہا جائے تو پنشنگ ٹرمز کے اوپر ہوئی ہے. یہ ایسے نہیں ہوئی کیونکہ ساری قبضہ کر لیا تھا انہوں نے. اور یہ 9 تاریخ جس دن یوم اقبال بھی تھا، یہ اس دن کا واقعہ ہے کہ ایک ہی دن میں انہوں نے
64-65 के करीब जो देहात थे और सेटलमेंट्स थी उनके ऊपर कब्जा किया। अब वो ये जो आर्टिकल है ये मैं आपको सुनाता हूँ कि उसमें वो कहता क्या है। वो एक उसकी कोटेशन आपको सुनाता हूँ। वो कहता है कि ड्रोन्स ऑफर स्मॉल कंट्रीज वेरी चीप एक्सेस टू टैक्टिकल एविएशन एंड प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स। प्रिसीजन गाइडेड, इसमें प्रिसीजन बहुत ज्यादा है। enabling them to destroy an opponent's much costlier equipment such as tanks, air defense systems, etc. etc. अब वो करता क्या है कि जितने भी टैंक्स हैं या दूसरे आपके बैटरीज लगी हुई हैं वहां पे, ये जाता है और इतने यानी बहुत ही कॉस्टली किस्म के जो वेपन्स हैं उनको आराम से मार के वापस आ जाता है। तो ये वो बता रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा ये इफेक्टिव है। और ये इस आर्टिकल में वो कोट कर रहा है माइकल कॉफमैन को, जो कि मिलिट्री एनालिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं रशियन स्टडीज के, सेंटर फॉर नेवल एनालिसिस के। ये अर्लिंगटन वर्जीनिया का एक इदारा है। तो अब यहां से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से ये सारा सिलसिला उन्होंने किया है। और खास तौर पे देखिए कि जब ये इन्होंने आखिरी दिन ये जो शूशा का इलाका है वो जब फतह किया है, तो उस दिन तो आखिर होगी ना उनकी। वो बिल्कुल आर्मीनिया वाले जो थे उनके पास अब कोई चॉइस नहीं थी। बहुत ही जबरदस्त तरीके से वेल प्लान ये एक ऑपरेशन था। जिस तरीके से उन्होंने एक साइऑप्स का भी किया, मैंने बताया शुरू में भी कि साइऑप्स जो थे उनको भी उन्होंने एक्सरसाइज किया कि जब ये शूशा के ऊपर अटैक करने जा रहे थे तो इन्होंने अपने वीडियोस जो हैं, जो ड्रोन्स की बमबारी की और तबाही की वीडियोस थी, एकदम उन्होंने उनको बम्बार्ड किया मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर, ताकि जो शूशा के जो लोग हैं उनको पता चला कि ये तो तबाही हमारी तरफ आ रही है। तो फौरन ही उनका मोराल जो था वो जमीन बोस हो गया और उन्होंने हथियार डाल दिए। अब ये जो ड्रोन्स हैं ये आज की बात नहीं है, ये अफगानिस्तान की जंग में आपको पता है अमेरिकन ने बहुत इस्तेमाल किए, पाकिस्तान से उड़ते हुए रहे, पाकिस्तान में भी उन्होंने अपने ऑपरेशंस किए, टर्की इसको इस्तेमाल कर रहा है, चाइना इस्तेमाल कर रहा है, इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। और ये इसकी वजह से जो बड़ी बड़ी फोर्सेस हैं वो वल्नरेबल हो गई। उनके ऊपर आप अटैक कर सकते हैं, उनको पता नहीं चलता, एकदम आप टैंक्स लेके बैठे हुए हैं, आप अपने टैंक को, अपने सामने वाले टैंक को इंतजार करें कि वो अटैक करेगा तो हम करेंगे, ऊपर से एक ड्रोन आ जाता है और आपको मार के चला जाता है। इसलिए आपको समझ ही नहीं आती कि आप उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक सरप्राइज वेपन के तौर पर वो सामने आया। अब इस पूरे ऑपरेशन में आजरियों ने एक और काम भी किया। उन्होंने ये किया कि रूस के उनके पास जहाज थे, AN-2 एयरक्राफ्ट जिनको कहते हैं, वो सोवियत एरा के उनके पास पड़े थे, बिल्कुल खत्म हुए हुए। उनको उन्होंने एक एज अ वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया और उनको भेजा आर्मीनिया की तरफ। अब देखें बेट क्या की उन्होंने, बेट ये की कि उन्होंने भेजा उनकी तरफ। आर्मीनियंस ने समझा कि ये हमें अटैक करने आ रहे हैं। उन्होंने अपने जो एयर डिफेंस के जो सिस्टम थे, रेडार्स थे, उनको ऑन किया। जैसे उन्होंने ऑन किया, इन्होंने इधर से भेजे हुए थे ड्रोन्स, उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया और वो उनको उड़ा के रख दिया। अब देखें ये कमाल किस्म का ऑपरेशन उन्होंने डिजाइन किया था। अब ये दो किस्म के जो मैंने आपको बताए हैं ड्रोन्स, इनके आगे से दो किस्में, एक सर्विलेंस ड्रोन्स हैं जो जाके सिर्फ सर्विलेंस करते हैं, वो देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है, आके रिपोर्ट देते हैं, आपको पूरा डेटा लेके आते हैं। और फिर आर्म्ड ड्रोन्स हैं जो कि जाते हैं और जाके तबाही फेर देते हैं। तो इसमें मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक वेपन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और इसकी वजह से जो आर्मीनिया के लॉसेस हैं वो इंतहाई ज्यादा हुए हैं। 185 के करीब उनके टैंक्स जो हैं वो मारे गए हैं। 90 जो आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं वो कैप्चर हो गई हैं। 182 जो आर्टिलरी पीसेस हैं वो उन्होंने फड़का दिए। 73 जो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं वो इनके कब्जे में आ गए। 26 जो है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, आप अंदाजा लगाइए कितने कितने महंगे सिस्टम्स थे जो इन्होंने कब्जा कर लिए। 14 रेडार्स, फिर जैमर्स, फिर एक Su-25 वॉरप्लेन जो है वो भी इन्होंने कब्जा किया है। फिर 4 ड्रोन्स उन्होंने पकड़ लिए। उनके पास भी ड्रोन्स थे लेकिन उन्होंने इफेक्टिवली यूज नहीं किए। 450 के करीब जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं वो इन्होंने तबाह किए। अजरबैजान का भी नुकसान हुआ है, उसमें 22 टैंक्स इनके भी तबाह हुए हैं। 41 के करीब आर्मर्ड जो व्हीकल्स हैं वो इनकी भी खत्म हुई हैं। एक हेलीकॉप्टर इनका गिरा है, बल्कि एक ड्रोन भी इनका जो था तुर्किश ड्रोन, ये भी मारा गया। बल्कि इसके समेत कई ड्रोन, 25 के करीब इनके ड्रोन अपने भी मारे गए। 24 व्हीकल्स इनकी मारी गई हैं। लेकिन जो ऑपरेशन था ओवरऑल ये बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने डिजाइन किया हुआ था।
हमारा जो दुश्मन है इंडिया, उसके पास भी ये ड्रोन्स हैं जो कैमिकाज़ी ड्रोन्स हैं, लेकिन इतने नहीं हैं। अब इन्होंने और ऑर्डर दिया है। अब मेरा क्वेश्चन और कंसर्न ये है कि क्या हमारी पीएफ के पास इस तरह के ड्रोन्स अभी हैं या नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन है। क्या हमारी पीएफ जो है वो ड्रोन वॉर के लिए तैयार है कि नहीं है। बहरहाल देखेंगे कि इसका जवाब क्या आता है, लेकिन हमें अब मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार रहना है। अज़रबैजान के लोग जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के झंडे, तुर्की के झंडे जो हैं वो वहाँ पे लहराए हुए हैं, वो जश्न मना रहे हैं। तुर्की के वज़ीर दिफा ने दौरा किया है वहाँ का, जो कि ज़रूरी था। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वज़ीर दिफा तो पता नहीं कहीं अंडरग्राउंड गए हुए हैं, लेकिन चलें, वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं वो उनको ज़रूर जाना चाहिए, उनको मुबारकबाद देनी चाहिए और उनकी हिम्मत बंधानी चाहिए कि जो आपने काम किया है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया है। लेकिन आखिर में सिर्फ ये है कि ड्रोन्स जो हैं दे हैव बिकम द गेम चेंजर नाउ। उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है फ्यूचर वॉरफेयर को, और आइंदा का जो वॉरफेयर है उसमें बगैर ड्रोन्स के कोई वॉर नहीं हो सकेगी। अब आपकी पूरी टेक्नोलॉजी जो है उसको चेंज करना पड़ेगा, रेडार्स को भी इस तरह का बनाना पड़ेगा जो कि ड्रोन्स ओरिएंटेड हो। तो ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा रोल आ रहा है। हमारी फौज को, हमारे साइंसदानों को, जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है हमारा, उसको इसकी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, अगर नहीं की भी तो। बहुत बहुत शुक्रिया।